नमस्कार, मैं अनीशा टेलर R80 न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम मुरली मनोहर सर और हमारे वरिष्ठ कार्टूनिस्ट उदय प्रभाकर लाड के साथ बात करेंगे अखबारों की उस कला पर जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है, कार्टून कला। समाचार पत्रों में कार्टून का इतिहास करीब एक सदी पुराना है। आजादी से पहले के अखबारों में भी कार्टून समाज, राजनीति और जन भावनाओं की झलक दिखाते थे। धीरे धीरे यह कला सिर्फ हास्य व्यंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज की सच्चाइयों को आईना दिखाने का सशक्त माध्यम बन गई। पत्रिका जैसे अखबारों ने कार्टूनों को पाठकों की सोच से जोड़ने का काम किया। जहां एक और खबरें तथ्यों पर आधारित होती हैं, वही कार्टून भावनाओं, व्यंग और सच्चाइयों के संगम से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे एक ऐसे वरिष्ठ कार्टूनिस्ट से जिनकी रेखाएं समाज के हर पहलू को स्पर्श करती है, कभी मुस्कान लाती है तो कभी सोचने पर मजबूर करती है। नमस्कार, R80 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जानते हैं आज के विशेष कलाकार कार्टूनिस्ट श्री उदय प्रभाकर लाड जी से मिलते हैं। इनकी जो हाथ की रेखाएं हैं वो जो 25 साल पहले जो रेखाएं खींचती थी आज भी उतनी सदी हुई खींचती। इनके कार्टून में जीवन की सरलता, राजनीति के व्यंग और समाज की सच्चाई बखान करते हैं। मिलते हैं इनसे। नमस्कार प्रभाकर लाड जी, आपका R80 न्यूज़ में स्वागत है। जानते हैं आपने जो ये कार्टून कला या कार्टून बनाते हैं, ये कब चालू किए और पहला कार्टून आपने कब बनाया? ऐसा है कि मेरा जीवन के 36 वर्ष तो मैंने शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिए। 36 साल के बाद बाकी बचे हुए मेरे ये 25 साल, तो 2002 में जब मैं सरकारी सेवाओं से रिटायर हो चुका, उसके बाद भविष्य के लिए जब मुझे चिंता सताई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा अपने बचपन की जो हॉबी चित्रकला थी मैंने उसको प्रमुखता दी और उसी हॉबी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने चित्रकला के माध्यम से अपने इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने कार्टून विद्या को सीखा। मुझे करीब 6 महीने लगे होंगे चित्रकला से कार्टून विद्या सीखने के लिए। कार्टून और चित्रकला सब्जेक्ट एक ही है पर इसके पहलू दो हैं। चित्रकला कार्टून की पहली प्रमुखता होती है, उसी प्रमुखता के अनुसार अगर उसमें कैरेक्टर को भाव अगर आप पैदा कर देते हो तो वो कार्टून कहलाने लग जाती है। अच्छा, तो आपका पहला कार्टून किस सब्जेक्ट पे था, क्या था? कार्टून में तो वैसे देखा जाए तो ये होता है कि अमूमन राजनीति से संबंधित भी होते हैं, सामाजिक से संबंधित भी होते हैं और जनता के जो संपर्क में आने वाली जो भी विविधाएं हैं उन सबको के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर चुन कर उससे बात होती है। तो अधिकतर मेरे कार्टून राजनीति से संबंधित होते हैं और कोई भी अगर राजनेता अपनी बात किसी आम मतदाता से करता है तो उसका और उस मतदाता का क्या रुझान होता है, इससे कार्टून की प्रक्रिया मालूम पड़ जाती है कि भाई ये क्या संवाद करना चाहता है और क्या इसका आंसर चाहता है। कार्टून ये समाज की सच्चाई बताते हैं या व्यंग्य ही करते हैं? नहीं, समाज की सच्चाई बताते हैं साहब। ऐसा है, आज के ज़माने में खबरों का आदान प्रदान, पुराने ज़माने में तो न मालूम, आज तो इतना टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि हर पल पल की खबर एक दूसरे जनता से सरकार, सरकार से जनता तक 1 मिनट में वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम आप पहुंच जाते हैं। तो इस टेक्निकल बदलाव के साथ साथ ये होता है कि कार्टून समाज में जहां भी थोड़ी सी भी उथल पुथल हुई है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, पब्लिक पे क्या असर होता है, सरकार उसके लिए क्या योजनाएं बनकर उस चीज को वापस सही करने के लिए रखती है। तो कार्टून एक दिशा निर्देश, एक पॉइंट है जो कार्टून देने के बाद सरकार और जनता का वहां मतलब उस पॉइंट तक पहुंचा देती है उससे। तो मैं अच्छा, कुछ आपके जो कार्टून हैं जी आप बताएंगे क्या क्या कुछ? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बताऊंगा। सबसे अहम बात तो ये है ना साहब कि जैसे कार्टून में, मेरे कार्टून में कई चीजें तो ऐसी है जो
कैमरे में आम जनता के साथ अपन रहते हैं तो जैसे पेट्रोल की समस्या आ गई, उसके भाव बढ़ गए। किसी और जगह देखें तो हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए अगर अपन कहीं गए तो वहां थोड़ी बहुत तकनीक वो देखी तो उसका कोई कार्टून उनको उस पे बन जाता है तो बना देते हैं। तो हर क्षेत्र में कार्टून की निगाह बराबर बनी रहती है, समाज के किसी भी में, चाहे सरकार की अच्छी नीतियां हो उसमें भी अगर कमी नजर आती है तो कार्टूनिस्ट उसको कभी नहीं छोड़ेगा, उस पॉइंट को जरूर अपने कार्टून के माध्यम से जनता तक लाएगा और सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। तो मैंने जो शुरुआत जो की थी कार्टून की 2000 के बाद, उसमें मेरे कई कार्टून, जैसे राजस्थान पत्रिका है भीलवाड़ा, राजस्थान भास्कर, भीलवाड़ा भास्कर, और उसमें दैनिक नवज्योति में छपे हैं। नफा नुकसान पत्रिका एक जयपुर से निकलती थी, उसमें भी छपे हुए हैं। तो कोई एक ऐसे पत्रिका जो भीलवाड़े के लोकल से लगा के राज्य स्तर तक की कोई भी पत्रिका है, उन सब में मेरे कार्टून निकले हैं। अब इनकी गिनती करो तो मुझे भी याद नहीं कि कितने कार्टून मैं अब तक अपने जीवन में बना चुका हूँ, बहुत सारे बना हुआ। अब आप देखना चाहे तो नफा नुकसान के आप, हाँ ये नफा नुकसान के हैं। इसके बाद ये दैनिक नवज्योति आ गया, ये भास्कर आ गया, इसी ढंग से राजस्थान पत्रिका में भी छपे हैं मेरे। वो भी बताइए। ये राजस्थान पत्रिका की कार्टून करीब 150, 200, 250 राजस्थान पत्रिका में मेरे ये कार्टून सारे छपे हैं सर। दैनिक नवज्योति के भी हैं इस ढंग से। हाँ ठीक है, हाँ सब बेहतरीन है सारे कार्टून। तो मैं जहां तक सोचता हूँ, अच्छा कई पत्र पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं में नहीं ऐसा कोई कार्टून जिसे आप आपकी उपलब्धि मानते हैं और जिससे किसी नेता को प्रभावित किया हो? बात उन दिनों की हिसाब से 2002 के आसपास की है, मैं जहां तक मेरी जानकारी में है। उस समय कंकरोली घाटी योजना का पानी की सप्लाई के लिए कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भीलवाड़े में लगा था। अब जब प्रोजेक्ट का सैंक्शन हो गया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया कि भाई ये पाइपलाइन भीलवाड़े के लिए पानी के ऊपर, इससे भीलवाड़े का मतलब जो समस्या है पानी के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। तो उस कार्टून के बीच में क्या है, जब पानी की आवक इधर भीलवाड़े की तरफ पाइपलाइन बिछाई गई थी तो रास्ते के जितने भी गांव थे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे गांव में पानी पहले जाएगा, भीलवाड़े में बाद में जाएगा। ठीक बात। तो इस थ्योरी को लेकर मैंने एक कार्टून दिया था उस समय। वो ये था कि गहलोत साहब बैठे हैं कार में और उस समय यूआईटी के या नगर परिषद के चेयरमैन ये अभी जो हैं जिला, क्या कहते हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अक्षय त्रिपाठी, ठीक, ये ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और गाड़ी को चलाते ले जा रहे हैं। पीछे से जो एक कैरेक्टर ये कहता है कि साहब गाड़ी धीरे चलाना, रास्ते में विकट मोड़ है, कहीं गाड़ी पलट नहीं जाए। मतलब एक ये ढंग है कि ये जो लाइन आप सप्लाई कर रहे हो इसमें कई बाधाएं हैं, आप इसको सफलतापूर्वक वहां तक पहुंच के पानी भीलवाड़ा में लाने के लिए आपकी मार्ग में कई रुकावट होगी है। वो कार्टून मैं आपको भी बता देता हूँ। ऐसा कोई प्रसंग है जिसकी उस कार्टून की प्रतिक्रिया से आपको भावुक बना दिया हो? आम आदमी की कोई प्रक्रिया उस कार्टून पे? अभी की ले में अपन एक प्रक्रिया, जैसे ये यूआईटी ने एक प्लॉट नीलामी की वो निकाली। यस ताजा प्रकरण है। उसमें जो लोग जिनको जरूरत थी, एक्चुअल में जरूरत थी, उन लोगों ने भाग दौड़ करके 2000 रुपये देकर उसको फॉर्म भी खरीदा, भरी भी सब कुछ किया। ठीक बात।
पर जब नतीजा कुछ नहीं निकला, उसको प्लॉट नहीं मिला जो आवश्यकता थी। और लॉटरी का जहां तक मैं समझता हूं कि लॉटरी तो एक ढंग का जुआ होता है साहब, और जुआ न तो समाज के लिए उपयोगी होता है न गवर्नमेंट के लिए उपयोगी होता है। ये केवल एक व्यवसाय है जिसको पनवाने के लिए करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने 2-3 कार्टून लिखे थे जिसपे प्रतिक्रिया आई थी कि आप तो उन लोगों का पक्ष ले रहे हो जो मतलब इसके एक्चुअल में वो है ही नहीं, भागीदारी नहीं, कैटेगरी में नहीं आते रहा, आप उनका कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये जरूरत वाला जानता है, हर आदमी इस चीज को नहीं समझ सकता है। मेरा काम ये है कि जिनको पीड़ा हुई है मैंने उनके माध्यम से ये कार्टून दिया है। तो ऐसे कई प्रसंग आते हैं जो कार्टून के माध्यम से होते हैं। आलोचनाएं तो होती है कार्टून्स की, ये मैं मानता हूँ। बिना आलोचना हुए कार्टून्स को आगे की दिशा भी मालूम नहीं पड़ती है साहब। अगर आप गलत हैं, उसका वापस पब्लिक के द्वारा आ रहा है कि आपने ये गलत किया है, तो वहां सुधार होने की गुंजाइश होती है। कार्टून उसी को लेके आगे बढ़ता है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो। आलोचना होनी चाहिए, मेरा एक ये है। आलोचना बगैर कार्टून आगे देख ही नहीं पाएगा। ठीक बात है। नहीं तो एक ये कार्टून कला को, जैसे चित्रकला सब्जेक्ट है, हाँ, तो क्या शिक्षा में कार्टून कला को भी शामिल करना बिल्कुल लेना चाहिए साहब। ये सारी ललित कलाएं कहलाती है साहब। किसी जमाने में जब हम बचपन में पढ़ते थे तो स्कूलों के अंदर मिट्टी कुट्टी का काम चलता था, जिसमें छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते थे। कबूतर है, ये है, वो है, हाँ, ये कराते थे। इसी ढंग से कागज की लुगदी बना के और उसके ऊपर भी बनाए जाते थे। तो वो जीवन में एक उपयोगी व्यवसाय के रूप से वो आगे भविष्य में कभी भी उसको बदल सकता है। अब ये ऐसी ललित कलाएं हैं जो बचपन में सिखाई जाए, जैसे कार्टून वाली, चित्रकला वाली प्रक्रिया। अगर बच्चा चित्रकला में रुचि रखता है तो वो अपना भविष्य इस क्षेत्र में आगे बढ़ के जरूर बना लेगा। एक अच्छा चित्रकार बन सकता है, एक अच्छा कार्टूनिस्ट बन सकता है, एक अच्छा दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि उसकी भावनाएं गहरी होती है। किसी भी सब्जेक्ट को लेने के लिए उसकी अंतरात्मा बोलती है कि इस चीज को यूं नहीं, यूं हो तो ये बढ़िया है। वही दिशा निर्देश अपने आम जनता के सामने रखता है। सरकार को भी वो इसकी ओर इंगित करता है कि यहाँ ये होना चाहिए। मैंने किसी एक इंटरव्यू, भास्कर के किसी एक इंटरव्यू में भी कहा था मैंने, तो उस समय भी मुझसे पूछा गया है कि ये आप इसकी उपयोगिता कहाँ होनी चाहिए, शिक्षा विभाग में कहाँ होनी चाहिए। तो मैंने कहा शिक्षा विभाग में ललित कलाओं में ये इस चीज को भी जरूर सम्मिलित करना चाहिए, ताकि उसमें बौद्धिक बचपन से ही बच्चों के दिमाग में इस चीज को बढ़ सके। कार्टून विद्या रोजगार भी देती है। अगर आप अच्छे स्तर के कार्टूनिस्ट अपने आप को साबित कर पाते हो जनता के बीच में, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। आपके पत्र पत्रिकाओं के या टेलीविजन में जहाँ भी है आपका संपर्क बढ़ेगा, और आपकी कलाओं को आगे जनता तक पहुँचाने के लिए वो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो रोजगार भी प्रदान करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक कार्टून कला ऐसी है कि बिना शब्दों के साहब, हाँ, एक कार्टून पूरा आर्टिकल का पूरा सारे कार्टून में आ जाता है। यही बात है। अगर एक गांव का, किसी जमाने में ये था कि भारत की जनसंख्या में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, ये कला उस समय ज्यादा प्रभावशाली थी। जो चित्र देख के लोग समझ जाते थे ये चीज गलत हुआ, ये नहीं हुआ। ये ठीक बात। तो कार्टून कला बिना भाषा के अपनी बात कह देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता तक आपकी बात अपने कार्टून के माध्यम से पहुंचा देते हैं। एक अच्छा नेता 1 घंटे का भाषण, 2 भाषण में जो चीज नहीं बता पाता है, जनता को समझा नहीं पाता है, वो एक कार्टून, छोटे से कार्टून से सबको समझा देता है कि भाई ये बात एक्चुअल में ये होनी चाहिए। तो कार्टून का तो बड़ा महत्व रहा है साहब हमेशा जीवन में। तो अच्छा, नए जो कार्टूनिस्ट हैं जी, या नए युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो यही है कि अगर आपने अपना जीवन में ये ध्येय बना लिया है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे पास यही एक ऐसी विद्या है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पहले तो उसका कॉन्फिडेंस काम करेगा।
फिर उसकी आत्मा बोलेगी मुझे इसमें करना है। अब आप जितनी मेहनत उस क्षेत्र में करोगे उतनी उपलब्धि आपके पास आती जाएगी। ये तो है ही नहीं कि बिना मेहनत के आप आगे बढ़ जाओगे, या किसी की विद्या को लेकर आप अपने नाम से उसको प्रसारित करते हो तो वो आदमी आगे ज्यादा नहीं चल पाएगा। भावनाएं आपकी है, आपकी सूझबूझ है, आपके बनाए हुए कैरेक्टर ही उन चीजों को उजागर करते हैं, तभी जाके आपके कार्टून के आगे बढ़ा जा सकता है। नई पीढ़ी के लिए मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ। नहीं, आप जैसे बचपन से ही चित्रकला में तो आपकी रुचि थी जी तो कार्टून जब आप सर्विस में थे जी तब आपने कोई कार्टून नहीं बनाए जी या उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें आपको कुछ लगता है कि नहीं, मेरी समझ में उस समय ये था कि मैं जब सरकारी सेवाओं में था और सरकार के ऊपर अगर कोई व्यंग्यात्मक लेख या मैं कार्टून पत्र पत्रिकाएं में प्रकाशित करता हूँ तो सरकार ये मान के चलती है कि ये आदमी हमारी रीति नीति को बाधाएं डालता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह ट्रांसफर करो जो मेरे काम में बाधाएं नहीं हो। अक्सर हर नेता ये चाहता है कि मेरे काम में, मेरे काम की सब जगह तारीफ हुआ हो, आलोचना करने वालों को उसमें कहीं जगह नहीं होती। तो उस समय जब मैंने देखा कि अभी अगर मैं ले लिया हूं तो जीवन में मेरे लिए तकलीफें बहुत हो जाएगी, ताकि उस समय जिम्मेदारी ज्यादा होती, परिवार को पालना, बच्चों को पढ़ाना, अपने आप को मतलब सेटअप करने के लिए मकान वगैरह ये सारी चीजें सोचने के लिए जरूरी होता है कि इस समय आप शांत रहो। पैसा जो मिल रहा है ईमानदारी से जो आप सर्विस कर रहे हो उससे आप अपना भविष्य बनाओ। जब आप इस सर्विस से हट जाओ उसके बाद आपके पास टाइम मिले तो इन ललित कलाओं को आगे बढ़ाओ और इसके माध्यम से बढ़ो। अच्छा, एक बात और है कि ये कार्टून कला में जो भारत के बेहतरीन कार्टूनिस्ट हैं, काफी कार्टूनिस्ट हैं जी, किस कार्टूनिस्ट ने आपको प्रभावित किया और उसकी प्रेरणा से आप कार्टूनिस्ट बने? ऐसा साहब आज के 25 साल पहले वैसे तो मैं कार्टून बहुत पुराने समय से देखता आया हूँ क्योंकि मेरी चित्रकला में रुचि थी और मैं जब भी अखबार मैगजीन में कभी भी कोई कुछ चीज देखता तो मुझे फट लगता था कि यार ये चित्रकला में इसमें क्या है क्या नहीं है, तो उन चित्रों को मैं देखता था। उस समय गुरेरा साहब थे, सुरेर गुरेरा के कार्टून पंजाब केसरी में आते थे, उनको लेता था। भास्कर में लहरी साहब के कार्टून आज भी आते हैं, इतने बढ़िया कार्टून बनाते हैं उनकी, तो उनके चित्र उस दृश्य से ही आप आदमी उनके चित्र को देखकर ही समझ जाते हैं इनके दृश्य से कि ये क्या करने वाला है। और उसके ऊपर जो वापस संवाद जो होते थे वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि उसके हाव भाव और उसके संवाद मिलकर एक नए ही एक पिक्चर की तरह आपके सामने सीन लिख देते हैं। ठीक बात। जैसे चित्र चलता है, कोई कहते हैं, जैसे कई डायलॉग ऐसे फेमस हुए हैं फिल्मों के अंदर कि मैं खड़ा होता हूँ जहीं से मेरे पीछे से लाइन लग जाती है, ये डायलॉग मतलब अमर हो जाते हैं। हाँ। तो कार्टून भी एक ऐसी विद्या है कि उसके एक भी शब्द पे, एक ही डायलॉग पे लोग मतलब ये देखते हैं कि कितना फैक्ट और कितने सही बात इन्होंने लिखी है। तो चित्र की तरह ही होती है एक, ये ढंग से फिल्म है ये आपके सामने। कार्टून्स का एक मतलब यही है क्योंकि उसके खुद के पात्र अभिनय करते हैं, उसके अंदर भाव पैदा करते हैं, क्रोध का हुआ, प्रेम का हुआ, रोना हुआ, धोना हुआ, उसके चेहरे से हाव भाव जब तक कार्टून में पैदा नहीं होंगे कार्टून अधूरा है आपका। केवल संवाद लिख लेने से जीवित नहीं होता है, प्रभावशाली रेखाएं बोलती है। तो इसको ज्यादा महत्व मैंने दिया है। तो कार्टून्स तो बहुत ही एक से एक बढ़कर हुए हैं जिनके प्राण थे किसी जमाने में, आपने भी देखा होगा उनके कार्टून। प्राण साहब थे, उनके आज भी हैं, फिर आज भी आते रहते हैं पुराने संस्मरण में। हाँ, कई कार्टूनिस्टों ने एक पात्र पैदा किया था, हर एक पात्र होता था कार्टून। तो आपने के कार्टून में भी कोई पात्र? मैंने भी अपने कार्टून के अंदर एक दे रखा है। वो अक्सर आपको मिलेगा, बिना
बिना जूते के आधी धोती पहना हुआ, एक काली बंडी पहना हुआ होगा और काली बंडी पहना हुआ, और एक साधारण सा पात्र होता है मेरा, जो उसका कोई नाम दिया? नाम मैंने नहीं है, केवल वो पात्र अपने आप हर मेरे किसी भी कार्टून में आगे पीछे कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, जो या तो नेताओं और उसके बीच में वार्ता होगा तब वहां सुनता होगा वहां, या फिर कुछ समझाता हुआ होगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे कह रहे हैं। तो एक पात्र ऐसा है जो मैंने रचा है, वो काफी लोकप्रिय भी हुआ, और मैं समझता हूँ कि जीवन में उस काल्पनिक मित्र से मेरी इतनी मित्रता हो गई कि अक्सर मैं जब भी कोई कार्टून बनाता हूं तो मेरे समक्ष होकर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये करो, ये नहीं ऐसा करो। तो मेरे से जैसे वार्ता होती है मैं उसी ढंग से बात करता हूँ, ये गलत है, ये करते हैं। हाँ, तो पात्र मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, इसके बिना मैं कोई आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। तो एक संबल मिलता है साहब, उसके वजह से बात कहने का, समाज तक पहुंचाने का और सरकार तक पहुंचाने का, वो एक माध्यम होता है पात्र। बाकी तो जीवन के अंदर कार्टून की उपयोगिता सरकार भी समझती है, जनता भी समझती है। सही। और इसको पैसे के रूप में लिया जाए तो भी नए जितने भी कार्टूनिस्ट हैं उनका भविष्य भी उज्जवल होगा, पर शर्त यही है कि वो ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से करें। और इसमें आलोचना निश्चित रूप से होती है साहब कार्टूनिस्ट के लिए। अभी जो वर्तमान में मैंने देखा है कि कई तो कार्टूनिस्ट इतने मुंह फट, मतलब सीधे सपाट कहने में, और कई राजनेता उन चीजों को सहन नहीं कर पाते हैं, फिर उनको कोर्ट में घसीटा जाता है, आपने ये किया है, वो किया है, केस चलते रहते हैं। पर मैं जहां तक समझता हूं कि कार्टूनिस्ट को आलोचना की मतलब सहन शक्ति होनी चाहिए उसमें, तभी वो अपना भविष्य बनाएगा। कभी आपने राहुल गांधी या मोदी जी पर कार्टून बनाए ना साहब, लालू से भी खूब बनाए थे, मोदी जी से भी खूब बनाए थे, खूब बनाया साहब मैंने इनके कार्टून। एक कार्टून मेरा 2014 के जब मोदी जी लोकसभा की चुनाव के लिए उतरे थे और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनकी भाषा में बड़ा वजनदार बात होती थी, तो उस समय उनका एक कार्टून मैंने दिया था, जो आए जनता या उनकी पार्टी वाले या उनके समर्थक, अक्सर ये कहा जाता था कि आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। मैंने उस फिगर्स को हाईलाइट करके एक ड्राइंग के माध्यम से एक ऐसा पोज बनाया जो जैसे उड़ते हुए हैं और आकाश में और सीधे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, शक्तिमान मतलब पिक्चर बना के दिया। हाँ, तो वो ऐसा लगा लोगों को काफी पसंद भी आया, चीज अच्छी दी आपने। पर कई बार ऐसा होता है कि इस चीजों को ज्यादा मानने वाले उनकी राजनीतिक पार्टी वाले ज्यादा पसंद करते हैं, विरोधी तो कहते हैं कि ये कैसे कर रहे हो आप, यही आएगा, आपने ऐसा कैसे सोच लिया। पर जनसमूह की जो भावना होती है अधिकतर वो कार्टून उसके ऊपर झुक जाता है। अब उसको ये मालूम नहीं है कि ये कौन सी राजनीतिक पार्टी के हैं, ये कौन सी पार्टी, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो फैक्ट फिगर ये है कि जनता बहुमत से इस चीज को चाहती है और वो फिगर उठा के वो कार्टून में दे देता है, तो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। राहुल के बारे में कोई कार्टून? किसके साथ? राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के लिए अब ये एक बनाते बनाते एक इस ढंग का हो गया है राहुल गांधी के बारे में, एक अच्छा राजनीतिक विचारशील की इसमें कमी पाई जाती है, मैंने जहां तक सोचा है। एक जिम्मेदार राजनेता अपनी भाषा पर, अपने बोल पर अगर कंट्रोल नहीं रख सकता है, इस ढंग की भाषा का उपयोग करता है, तो निश्चित रूप से आगे जाके उनकी सफलताओं पर संदिग्धता पैदा हो जाती है। राहुल गांधी को अक्सर आम जनता में उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी उसके खुद के अपने घर के अंदर भी मतलब ऐसे विरोध के स्वर उठने लग गए हैं जो उसका विरोध करते हैं। अब लोगों ने मान लिया है कि भाई ये एक परिवार राजनीतिक पार्टी का हो गया है, ये एक पारिवारिक मतलब राजनीतिक दल है, इसलिए जनता का ज्यादा भला या नहीं कर सकते हैं। और उनके व्यक्तित्व से भी ये भी लगने लगा है कि वो
पार्टी को जनता के साथ जोड़ने के बजाय परिवार के साथ जोड़ने में ज्यादा लक रखते हैं। ज्यादा लगे। मैंने देखा है कई बार पार्टी अध्यक्ष का जब भी चुनाव होता था इनके, पूरी ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती थी, सभी स्टेट से उनके कांग्रेस के जो जिम्मेदार नेता होते थे उनको बुलाया जाता था, प्रस्ताव पास किया जाता था, और होता यही आगे पीछे जाकर सारी वापस उसी के परिवार का कोई एक मेंबर अध्यक्ष बन जाता था। बाहर के लोगों ने आज दिन तक नहीं लिया। इसलिए लोगों की मान्यता यह बन गई है कि ये कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष के ऊपर राहुल गांधी जितना जोर दे रहे हैं, आप कितने ही चुनाव की प्रक्रिया कर लो, आएगा इनका परिवार का ही है। पिछले कई सालों से हम बराबर देख रहे हैं, बाहर का कोई आदमी आया नहीं है। इसलिए लोगों में विश्वास बन गया है कि ये एक राजनीतिक पार्टी होने की बनाई पारिवारिक पार्टी है। हाँ, एक कार्टूनिस्ट और एक अपने बिल्कुल एक नागरिक हाँ की हैसियत से आप भारत का भविष्य क्या देखते हैं? देखो साहब, जनता तो मूक दर्शक है, वो दोनों पक्षों को देखती है। राजनीतिक उथल पुथल जो हो रही है, राजनीतिक जो कर रहे हैं, जो उनको भविष्य का जो आईना दिखाया जा रहा है, वो मूक दर्शक वाले मतदाता इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पीढ़ियां निकाली है। 1947 के बाद का जो भारतीय नागरिक है वो इस चीज को जानता है। उस जमाने को भी देखा, उसके बाद सरकारें जितनी आई गई उन सबको भी देखा है। पर आज स्थिति यही है कि जो एक गरीब किसान है या एक गरीब मजदूर है या आप एक गरीब परिवार का कोई भी एक व्यक्ति है, उसका उत्थान के लिए सरकार ने कोई ऐसा ठोस काम नहीं किया है। गरीब आज भी गरीब है। उस जमाने में 1947 के बाद 3 मुख्य मांगे होती थी जनता की। एक तो रोटी, कपड़ा और मकान। वो स्थिति आज भी उतनी ही लागू हो रही है। रोटी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, मकान की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें आम जनता के लिए आज भी उतनी प्रमुखता है। सरकार इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाई है। आप देखो, हाँ, इसी ढंग से एक था रोटी, कपड़ा, मकान के फिल्म में 3 समस्या उस समय भी थी। हाँ, देश स्वतंत्र हुआ उस समय थी, आज भी वही है। इसमें भी एक गाना था, उसको बैन कर दिया था आपातकाल के टाइम पे। तो ठीक है, तो ये थे उदय प्रभाकर लाड जी, जिनकी आपने जीवन प्रवाह कार्टून का और जिंदगी के उतार चढ़ाव जाने। आज के लिए इतना ही, फिर अगले बार किसी और सक्सेस से आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।